अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, उसके साथ रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कंडक्टेंस, फिर हम पढ़ेंगे इसके साथ कंडक्टिविटी और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप जानते हैं क्या होता है? हम रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं किसी भी सर्किट में? हम इसलिए लगाते हैं कि वो फ्लो ऑफ चार्ज के दरमियान अपोजिशन पैदा करे, यानी कि वो रुकावट पैदा करे और कम हो जाए आगे उसकी वैल्यू जो है करंट की। द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज़ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। कि देखें, अगर आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो हम उसके आगे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो करंट के फ्लो ऑफ चार्जेस को जो है ना क्या कर देगी, डिक्रीज़ कर देगी, अपोजिशन प्रोड्यूस करेगी, उसके दरमियान रुकावट प्रोड्यूस करेगी करंट के फ़्लो के दरमियान। ऐसा कर लेना कि जैसे आप पानी फ़्लो कर रहा है तो आपने उसके दरमियान एक बॉल पेन रख दिया, तो पानी के दरमियान क्या है, इसने रुकावट पैदा की ना, थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई होगी। तो रेजिस्टेंस का भी इसी तरह का काम होता है। इन अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस इज एक्चुअली ड्यू टू कोलिजन ऑफ द चार्जेस विद द एटम ऑफ द कंडक्टर। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक स्मूथ में चल रहे हैं। आगे उसकी रेजिस्टेंस रखी हुई है, ये आगे हमने उसकी रेजिस्टेंस रख दी। जब ये फ्लो ऑफ चार्जेस आ रहा है, जब ये यहाँ पर आएंगे तो पहले एक जमा होगा, फिर दूसरा जमा होगा, फिर तीसरा जमा होगा, तो क्या होगा, आपस में इनके दरमियान कोलिजन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इन सारे एटम्स के आपस में कोलिजन होकर फिर कोई ना कोई आगे पास आउट होगा, जिसके अंदर ज़्यादा पावर होगी वो पास आउट हो जाएगा, बाकी यहीं रह जाएंगे। तो यही हमारे पास रेजिस्टेंस एक्चुअली ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्जेस विद द एटम ऑफ अ कंडक्टर। बाय ओम्स लॉ हमारे पास क्या होगा, ओम्स लॉ आपने भी पढ़ा है ओम्स लॉ प्रीवियस लेक्चर में, कि हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, V ओवर आई। तो हम अगर इसका यूनिट लिखें तो V का हमारे पास क्या होता है, वोल्ट होता है, और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। हम यहाँ से रेजिस्टेंस का यूनिट निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास होता है 1 ओम। द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज 1 ओम, दैट 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, अगर हम उसका माइक्रोस्कोपिक एनालॉग का मतलब होता है यानी कि सिमिलर होना। अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें ना, तो रेजिस्टेंस की सिमिलैरिटी जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। उसका दूसरा नाम है यानी कि रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टिविटी कहलाता है। हम उसका दूसरा नाम कैसे ले लेते हैं कि हमने रेजिस्टेंस में लिया था वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने लिया था करंट। इसमें हम ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम करंट की जगह पर ले लेते हैं करंट डेंसिटी, और रेजिस्टेंस की जगह पर ले लेते हैं उसकी रेजिस्टिविटी। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी बन जाता है। इंस्टेड ऑफ V, यानी कि हम V की जगह पर जो करंट में फ्लो कर रहा होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E ले लेते हैं अक्रॉस द कंडक्टर। आल्सो इंस्टेड ऑफ करंट I वी डील विद द करंट डेंसिटी J। तो हम उसको इन दी फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी J कर लेते हैं। वी रिप्लेस द रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टिविटी। हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास था V इज़ इक्वल टू आई आर। उन्होंने कह दिया कि V को रिप्लेस कर दो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। फिर क्या किया कि करंट को रिप्लेस कर दो इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, और सो वी रिप्लेस द रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टिविटी। अब हमने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है ना, तो रो इज़ इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी। ये हमारे पास है रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट होगा हमारे पास ओहम मीटर, या हम इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, रो इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल। ये आपने पीछे फाइंड किया हुआ है। यहाँ से हमारे पास आर क्या होता है, आर हमारे पास होता है रो एल ओवर ए। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है, और हमने यहाँ से रेजिस्टिविटी फाइंड करनी हो तो वो रो इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल होगा, और यहाँ से इसका यूनिट निकलेगा ओहम मीटर। अब कंडक्टेंस क्या होता है, एक हमने रेजिस्टेंस लिखा था, एक अब उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास कंडक्टेंस कहलाएगा। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस, क्योंकि अब रेजिस्टेंस का यूनिट जो था वो ओहम था, अभी ये उसका रेसिप्रोकल है ना, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, इन्वर्स में हो गया, यानी कि उसकी पावर पे -1 आ जाएगा। और अगर हम उसका दूसरा यूनिट लिखें तो वो हमारे पास साइमन होता है, दूसरा यूनिट। इसी के साथ ही हमने फाइंड करना है कंडक्टिविटी। हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है ना, उसी तरह रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी। अब क्योंकि हमारे पास जो था रेजिस्टिविटी उसका यूनिट था ओहम मीटर, अब क्योंकि ये हमारे पास उसका रेसिप्रोकल है तो पर ओहम पर मीटर हो जाएगा, या इसको साइमन पर मीटर कहेंगे या मोह पर मीटर कहेंगे। तो ये इसके यूनिट्स हैं कंडक्टिविटी के। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी।
अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी एक्चुअली होती क्या है, यानी कि हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, उस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहते हैं। उसको हम कॉन्टीन्यूटी क्यों कहते हैं, उसको हम इसलिए कॉन्टीन्यूटी कहते हैं, कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या होना होता है कि जारी होना, यानी कि किसी चीज़ का फ्लो होना और कंजेक्टिवली होना, रुकना ना। तो ये वही बात है, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ वॉल्यूम वी। एक हमारे पास कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है वो वी है, थ्रू विच द करंट आई इज़ फ्लोइंग, उसमें से जो करंट आई है वो फ्लो कर रहा है। टेक द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम डी वी, यानी कि वो जो कंडक्टर था ना, उस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो वी था, हमने उसमें से एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो डी वी हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक हमारे पास कंडक्टर है। अब इस पूरे का वॉल्यूम जो था वो वी था, हमने क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट लिया ना, एक उसका एरिया डी ए पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो डी वी होगा हमारे पास। टेक अ वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ। आपने गॉसेस थ्योरम की वो पढ़ी होंगी, एप्लीकेशंस पढ़ी होंगी, उसमें आपने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फिर इसी तरह आपने स्फेरिकल के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा होगा, इन्फिनाइट शीट के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा होगा। तो ये वहाँ से ले लें, वहाँ पर भी तो इस तरह से होता था ना कि हमारे पास एक पूरी सरफेस होती थी, उस सरफेस को हम स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते थे। तो ये वही बात है कि हमारे पास पूरा एक वॉल्यूम है, उसको आपने स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। इफ़ रो इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर ये भी पीछे मैंने आपको बताया था जब हम गॉस की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे या हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, उसकी एप्लीकेशन में यही पढ़ रहे थे कि हमारे पास क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो, वो आपके पास था डी क्यू ओवर डी वी के। अब क्योंकि इसमें चार्ज हमारे पास क्यू है तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो को करेंगे क्यू ओवर डी वी। यहाँ डी आगे अगर हम पढ़ें द टोटल चार्ज इन अ वॉल्यूम, हमारे पास क्योंकि अब देखें इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हो, हमारे पास क्या है, रो इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी, या इसको हम ये कर लें कि हमारे पास जो है ना सिर्फ क्यू कर डी क्यू ओवर डी वी कर लें। हमारे पास डी क्यू और क्यू की वैल्यू अभी हमने ना पीछे फाइंड की है, अगर हम क्यू लिखें, हमारे पास है रो इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी, हम डी क्यू लिख लेते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा रो डी वी, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन ले लें तो क्यू इज़ इक्वल टू हो जाएगा रो डी वी, ठीक हो गया। और इसकी इंटीग्रेशन आ गई, ये आपके पास आ गया वॉल्यूम वी, यहाँ से वी निकालना है, सॉरी यहाँ से मैंने आपको क्यू निकाल के दिखाया ना, यहाँ से हम वी निकाल लेते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा। यहाँ से आप देखें क्यू यहीं रहने दें, ये डी वी को इस तरफ ले जाएं, तो द टोटल चार्ज इन अ वॉल्यूम वी इज़ इक्वल टू क्यू, क्यू इज़ इक्वल टू रो डी वी हो गया, वही बात हो गई। अभी आपने पीछे पढ़ा था जब आपने करंट, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, तो उसकी आपके पास डेफिनेशन थी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी एक टाइम में चार्ज का फ्लो करना वो उसका करंट कहलाता है। यानी कि आपके पास था आई डी क्यू ओवर डी टी। अभी आपने क्यू की वैल्यू फाइंड की है ना, तो आई डी क्यू की वैल्यू आपने फाइंड की है ना, वो आपके पास क्या थी, रो डी वी डिवाइडेड बाय क्या था, डी टी। ये हमारे पास हो गया डी क्यू की वैल्यू आ गई रो डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। लेट द करंट फ्लोइंग इनटू अ वॉल्यूम एलिमेंट। अब क्योंकि देखें ना, एक कंडक्टर है ना, ये हमने पीछे पढ़ा था, मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करता है, यानी कि उसमें जो आउट होगा वो तो पॉजिटिव होगा, जो इन होगा वो नेगेटिव होगा। जब इन होगा तो मतलब करंट क्या होगा, आपके पास नेगेटिव फ्लो करेगा। मैं इसकी आपको इस तरह से समझाती हूँ कि ये बैटरी है, ठीक है, ये आपने कोई कंडक्टर लगाया हुआ है, ये करंट फ्लो कर रहा है, अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ से जा रहा है, यहाँ से करंट क्या फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव फ्लो कर रहा है ना। जब यहाँ आएगा और जब इसके अंदर एंटर होगा तो कौन सा करंट एंटर होगा, वो नेगेटिव करंट हमारे पास एंटर होगा। यानी कि जा तो पॉजिटिव रहा था, ये इसके अंदर से भी पॉजिटिव जाएगा, जब ये यहाँ पर आएगा और जब दोबारा वो एंटर होगा उसके अंदर, तो कौन सा एंटर होगा, वो हमारे पास नेगेटिव करंट एंटर होगा। तो इसकी एग्जांपल उसी तरह से है कि जब ये करंट जो हमारे पास आउट हो रहा है, ये इधर जो ये इस बैटरी के अंदर आउट हो रहा है, ये इस जगह पे जो आउट हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, और जो उसमें इन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। अब क्योंकि वो इसमें बात कर रहा है कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें करंट इन हो रहा है ना, तो इन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये टर्म क्या होगी, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। आई इज इक्वल टू नेगेटिव डी ओवर डी टी रो डी वी, तो इसमें हमारे पास नेगेटिव फ्लो आ जाएगा क्योंकि इसमें हमारे इन हो रहा है। द करंट फ्लोइंग इन टू द कंडक्टर इज आई इज इक्वल टू नेगेटिव वी इंटू पार्शल रो पार्शल टी इंटू डी वी।
द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द सरफेस, अगर इन हो रहा था वो हमारे पास नेगेटिव था, अगर आउट हो रहा है तो हमारे पास वो पॉजिटिव होगा। ये हमने करंट डेंसिटी के अंदर पढ़ा था कि J इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या था करंट डेंसिटी, J इज़ इक्वल टू DI/dA के करंट का फ्लो करना पर यूनिट एरिया से हमारे पास करंट डेंसिटी कहलाता है। अगर हमने सिर्फ हमें करंट चाहिए तो JDA इज़ इक्वल टू DI हो जाएगा। बोथ साइड में इंटीग्रेशन ले लो तो I इज़ इक्वल टू हो जाएगा JDA। अब ये करंट जो है ना कंडक्टर से आउट हो रहा है, एक ये करंट हो गया और एक आपके पास हो गया I इज़ इक्वल टू D/dt, इधर आ जाएगा रो dV। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की साइड्स क्या है, हमारे पास I हैं तो दोनों हमारे पास कंपेयर हो सकती है ना। ये हमारे पास हो सकता है JDV इज़ इक्वल टू D/dt, अब ये माइनस में था, D/dt इंटू रो dV। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल था, ये हमारे पास ऑलरेडी वॉल्यूम है। ये हमारे पास एक जो टर्म है वो सरफेस के अकॉर्डिंग आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास जो करंट की थी, क्योंकि उसने कहा कि द करंट फ्लोइंग आउट द सरफेस बाउंड्री द वॉल्यूम, जब सरफेस बाउंड्री से वो फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी, वो सरफेस में होगी। I इज़ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J.dA। ये आपने ना मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि आपके पास गॉसेस थ्योरम था, जिसमें डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें आप क्या करते थे, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते थे। उसको कन्वर्ट करने का ये मेथड था कि हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल था ना J.dA, उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में यूँ करते थे डाइवर्जेंस ऑफ JDV। अब ये भी तो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, हमने उसको क्या किया, गॉसेस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस JDV में कन्वर्ट कर लिया। पहले तो हमारे पास ये टर्म आ गई ना, क्योंकि ये हमारे पास है J.dA, माइनस में ये टर्म इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। सरफेस इंटीग्रल J.dA प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल पार्शियल रो पार्शियल टी इंटू DV। अब ये कैसे है, ये वहाँ पर पार्शियल रो खोल दिया ना, पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी हो गया। ठीक हो गया। अब हमने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया, J.dA सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास हो गया, इस जगह पे पुट कर दें डाइवर्जेंस ऑफ JDV पार्शियल रो पार्शियल टी इंटू DV। इन दोनों में से अब DV कॉमन हो गया। मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। हमारे पास क्या था, हमारे पास था सरफेस इंटीग्रल SJ.dA। ठीक है। अब हमने उसको क्या कर दिया, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, डाइवर्जेंस ऑफ JDV। ठीक हो गया। हमारे पास टर्म दूसरी भी थी, डाइवर्जेंस ऑफ JDV, और वो टर्म इधर ले आए थे तो माइनस से प्लस हो गई, पार्शियल रो पार्शियल टी इंटू DV इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों में से ये और ये चीज़ कॉमन ली जा सकती है ना, V ये इंटीग्रल कॉमन ले लें, डाइवर्जेंस ऑफ J कॉमन ले लें, प्लस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी इंटू DV कॉमन ले लें। अब क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होती है वो तो ज़ीरो नहीं हो सकती ना टर्म, तो इसका मतलब जो होता है उसकी इंटरनल टर्म्स जो होती है वो इक्वल टू 0 हो सकती है। तो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस पार्शियल रो पार्शियल टी इज़ इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में ये ले लें कि हमारे पास जो रो टर्म है, जो रेजिस्टिविटी है वो 0 हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ J 0। डाइवर्जेंस ऑफ J को हम लिख सकते हैं कि ये डेल डॉट J भी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इज़ इक्वल टू टर्म 0 हो गई। ये देखें, डेल डॉट J इज़ इक्वल टू 0 हो गई। डाइवर्जेंस का क्योंकि ये वेक्टर है तो ये हमारे पास ये टर्म वेक्टर हो जाएगी। इस इक्वेशन को डेल डॉट J इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो जाती है। बाज़ दफ़ा पेपर्स में इस तरह से आता है कि आपको ये नहीं बताया जाता कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिखें या कुछ भी, आपको ये लिख दिया जाता है कि प्रूफ डेल डॉट J इज़ इक्वल टू 0, यानी कि आपको इस तरह से बता दिया जाता है कि प्रूफ डेल डॉट J इज़ इक्वल टू 0। अब इसे प्रूव करना है। इसमें बाद में बच्चे कहते हैं कि ये हमारे पास आउट ऑफ कोर्स आया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली ये इसकी ये फॉर्मेट आई हुई होती है, या ये डाइवर्जेंस ऑफ J इज़ इक्वल 0 को प्रूव करें तो तब आपने वहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिखनी होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।